अपना जीवन हाय यही तुम्हारी कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं हिंदी साहित्य के महान रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रवादी आंदोलन में जो सक्रिय रहे, ऐसे महान रचनाकार द्वारा जो उनकी जो महान जो कीर्ति है यशोधरा से ली गई है। और यशोधरा जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित एक काव्यमयी रचना है। इसमें महात्मा बुद्ध जब अपने राजमहल को छोड़कर और संन्यास की तरफ जो अपने राह पकड़ते हैं, तो ये उस समय की कहानी है। तो यशोधरा के जो मिलन के जो पल थे उनको छोड़कर जब महात्मा बुद्ध है वो संन्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उस समय यशोधरा की जो वीरा को दर्शाया गया है। तो ऐसे महान रचनाकार मैथिली शरण गुप्त और महान जो लेखक है हिंदी साहित्य के, उनके जीवन के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में, उनकी काव्यगत रचनाओं के विषय में पढ़ना ही आज का जो हमारा जो लक्ष्य रहेगा। उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति और है कि केवल मनोरंजन ही कवि का न कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह जो उक्ति कही गई है, यह जो पद्यांश कहा गया है जयद्रथ वध, जो उनका जो महान जो खंड काव्य है उससे लिया गया है। यानी कि कवि का कर्म केवल मनोरंजन ही करना नहीं होना चाहिए, जो लोगों का केवल मनोरंजन करना ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश को देना भी उसका जो मर्म होना चाहिए। मर्म का अर्थ है कि किसी को भावात्मक रूप से प्रेरित करना। और राष्ट्रवादी जो कवि थे मैथिली शरण गुप्त, उनका जो जीवन है बिल्कुल साधारण वातावरण में उनका जो जीवन बीता। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और जो आर्थिक हमारे देश की जो कंडीशन थी उस कंडीशन को देखा, और हमारे जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन चल रहे थे महात्मा गांधी द्वारा, तो उन जो आंदोलनों में वो सक्रिय रूप से भाग उन्होंने लिया। और इसके अतिरिक्त जो मैथिली शरण गुप्त थे वो साहित्य के क्षेत्र में जुड़े और उन्होंने अपना जो हिंदी साहित्य में अपना नाम कमाया। तो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग के महान रचनाकारों में जिनका हम नाम लेते हैं, चलिए उनके जीवन के विषय में पढ़ते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ वो यूपी के चिरगांव बुंदेलखंड के आसपास हुआ। और बुंदेलखंड के आसपास जो गांव में चिरगांव नामक गांव में ही उनका जो बचपन भी था। और उन्होंने अपना जो बचपन में वो उनका जो रुझान रहा वो खेलकूद की तरफ ज्यादा रहा, यानी कि पढ़ने की बजाय जो उनका जो रुझान खेलकूद की तरफ ज्यादा रहा। तो मैथिली शरण गुप्त ने अपना जो साधारण जीवन गांव में ही बिताया। इसके पश्चात उन्होंने बांग्ला भाषा और संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का उन्होंने स्वाध्याय किया। और इसके अतिरिक्त तो उन्होंने जब साहित्य के क्षेत्र में आए तो उन्होंने जो अपनी जो छोटी छोटी जो रचनाओं से, अपनी काव्यगत रचनाओं से जो अपना जो आगे का जो अपना कार्य किया। और जब ये केवल 12 वर्ष के ही थे तो उन्होंने एक जो कनकलता जो नामक एक जो इनका जो काव्य संग्रह आया। तो कविताएं, ये जो अपनी जो कविता करते थे ये ब्रज भाषा में लिखते थे, यानी कि ब्रज भाषा से बिल्कुल संपर्क में रहे। और आगे चलकर जब ये इनका जो परिचय जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ जो इनका जो परिचय हुआ, हम जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने 1903 से 1920 ईस्वी तक जो सरस्वती जो नामक जो पत्रिका छपती थी तो उसके संपादक रहे थे। तो ये महावीर प्रसाद जो द्विवेदी हिंदी साहित्य के महान जो रचनाकार हैं, तो उनके संपर्क में आए। और जो आगे चलकर इनकी जो रचनाएं थी या उनकी कविताएं थी वो सरस्वती नामक पत्रिका में छपने लगी। और इसके पश्चात ये प्रभा पत्रिका, प्रताप पत्रिका और करमवीर पत्रिका, तो इन जो पत्रिकाओं के संपर्क में रहे। और इन्हें जो राष्ट्रवादी आंदोलन जैसे महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे, तो इन आंदोलनों में भी ये सक्रिय रूप से इन्होंने पार्ट लिया। और साहित्य के क्षेत्र में भी
ये आगे बढ़े। और कई बार जो महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे तो उसमें भी कई बार इन्हें जेल की यात्राएं की। और महात्मा गांधी से अत्यधिक संपर्क होने के कारण या उनके आंदोलनों में अत्यधिक पार्ट लेने के कारण जो महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। इनकी जो काव्यगत रचनाएं वो हिंदी रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य में उनको महत्वपूर्ण जो चोटी पर रखती है। यानी कि उनकी जो काव्यगत रचनाएं जैसे भारत भारती जो उनकी जो रचना है और उनके जो महान जो ग्रंथ आया साकेत, जैसे कि देख लो साकेत नगरी है यही, तो इसमें जो अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। साकेत नगरी भगवान राम की जो नगरी है अयोध्या नगरी, उसका जो वर्णन किया गया, उसका बड़ा चढ़ाकर जो वर्णन किया गया। और इसके अतिरिक्त उन्होंने जो भारत भारती जो रचना की, रंग में भंग लिखी, द्वापर लिखी, यशोधरा लिखी, तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा में लिखते हुए और आगे चलकर ये जो खड़ी बोली के जो महान जो प्रतिष्ठित जो रचनाकार के रूप में इनका नाम लिया जाता है। तो खड़ी बोली का सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले जो हिंदी साहित्य में तो मैथिली शरण गुप्त को जाता है। आज भी हम किसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं या किसी भी ऐसे जो हम ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां साहित्यकारों को सम्मान दिया जाता है, तो इनकी जो पंक्तियां हैं वो दीवारों पर उकेर दी जाती है। जैसे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। तो ये जो है जो यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं तो दीवार पर उकेरी जाती है। यानी कि इनकी जो रचनाओं को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ जो साहित्यकार हैं जो आज के जो वर्तमान में तो इनके द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त को आगे चलकर जैसे इनकी रचनाओं में को आगे बढ़ाते हुए तो इन्होंने वाचस्पति साहित्य सम्मान मिला 1946 ईस्वी में, और 1954 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण जो सम्मान मिला। और इनकी जो रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए इन्हें पद्म भूषण जो भी दिया गया भारत सरकार द्वारा। और ये 1964 ईस्वी तक जो राज्यसभा के जो मनोनीत जो सदस्य रहे। और 1964 ईस्वी हम जब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के जो पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका जो भी स्वर्गवास 1964 में हुआ। और जो मैथिली शरण गुप्त है इनका भी निधन भी 1964 में हुआ। इनका जो निधन है 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ। और इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना जो अपूर्व योगदान रहा। और मैथिली शरण गुप्त का जो संपर्क था वो हिंदी साहित्य के महान रचनाकार और यानी सभी रचनाकारों की तरफ भी रहा। और तो हिंदी साहित्य में इनके अपूर्व योगदान को हम भुला नहीं सकते। चलिए अब इनकी जो रचनाओं के विषय में फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं कि किस किस प्रकार से परीक्षा में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक और बात है कि जो मैथिली शरण गुप्त है इन्हें दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कई बार जो यूजीसी नेट में या फिर जो एस्टेट में सीटेट में ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि दद्दा के नाम से कौन सा राइटर प्रसिद्ध है। यानी कि दद्दा के नाम से तो मैथिली शरण गुप्त का नाम हम ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त रसिकेंद्र के नाम की उपाधि भी इन्हें दी गई, रसिकेंद्र की उपाधि भी दी गई। और ये जो अत्यधिक जो पत्रिकाओं से इनका जो संपर्क रहा। और चलिए अब इनकी जो रचनाओं के विषय में इनके जीवन के विषय में एक फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं। आधुनिक युग के महान जो रचनाकार हैं, आधुनिक युग का अर्थ हुआ कि भारतेंदु युग। जैसे आधुनिक युग में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, तो ये सभी जो युग आए तो ये आधुनिक काल के रचनाकारों यानी कि 1900 के पश्चात की जो जितनी भी जो रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, तो वो आधुनिक युग के अंतर्गत आती है। तो इनका जो राष्ट्र कवि जो मैथिली शरण गुप्त है, इनका जीवन के विषय में, इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी पूर्व हुआ और इनका जो निधन है 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ। इनके जो पिता का नाम था सेठ रामचंद्र कनकने, पिता का नाम सेठ रामचंद्र कनकने। और इनका जो जन्म स्थान था यूपी के चिरगांव, बुंदेलखंड के आसपास जो इनका जो जन्म हुआ। और इनकी जो शिक्षा हुई
वो गांव में ही इनकी शिक्षा हुई। और इनका जो खेलने का जो रुझाव बचपन से ही रहा, यानी कि खेल कूद की तरफ ये ज्यादा इनका जो ध्यान था। नेक्स्ट है कि 12 वर्ष में ही जो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखना स्टार्ट कर दिया। और जो एक कनक लता, यानी कि जो इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी कविताएं लिखी वो कनक लता के नाम से लिखी। आगे आगे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भी, तो इन आंदोलनों में ये जो महान जो रचनाकार है सक्रिय रूप से इन्होंने अपना जो योगदान दिया। और 1941 में ये जेल गए और कई महीने की इन्होंने जो जेल यात्रा की। 1948 ईस्वी में जो आगरा यूनिवर्सिटी ने इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। 1964 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। और 1963 ईस्वी में जब सियाराम शरण गुप्त का निधन हो गया, तो उनका जो निधन के पश्चात जो इनके जो हृदय को भारी जो आघात लगा, तो सियाराम शरण गुप्त, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो इनके जो छोटे भाई थे, जो सियाराम शरण गुप्त जो मैथिली शरण गुप्त के जो छोटे भाई थे, और इनके निधन के पश्चात ही 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनका भी निधन हो गया। और इन्हें जो सम्मान मिला वो वाचस्पति सम्मान मिला 1946 ईस्वी में, और पद्म भूषण इन्हें दिया गया 1954 ईस्वी में। और इनकी जो महान जो रचनाएं हैं जो कि खड़ी बोली से रिलेटेड है, तो इसमें उन्होंने जो संस्कृत के जो महान जो रचना महाकवि जो भास है, उनके जो नाटक हैं उसके आधार पर उनको अनुदित किया। और बांग्ला जो रचनाएं हैं तो उनको भी उन्होंने अनुदित किया। तो इनके जो प्रमुख जो महाकाव्य है वो साकेत और यशोधरा महान जो काव्य है। साकेत में भगवान राम के विषय में, उसकी नगरी या अयोध्या के विषय में बताया गया है। और यशोधरा में महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में, उनके जो पत्नी है यशोधरा, उसके विरह के विषय में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कि खंड काव्य में इसको भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन से रिलेटेड जो रचना थी। हम सभी जानते हैं कि उस समय जो हमारा जो देश था अंग्रेजों के गुलाम था। और इसमें साकेत जो उनकी जो रचना आई 1916-17 के आसपास आई। उर्मिला जो रचना आई 1934 ईस्वी के आसपास आई। और इसका जो प्रकाशन हुआ 1957 ईस्वी के आसपास हुआ। पंचवटी जो रचना 1931 ईस्वी में आई। जैसे कि हम जब हम अलंकारों की बात आती है, जब हम अलंकार याद करते हैं, तो अनुप्रास अलंकार में एक बहुत ही अच्छा जो उदाहरण दिया गया है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो ये जो उदाहरण है जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो लिखी गई जो पंचवटी नामक रचना है, तो ये वहां से लिया गया है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें। हम नेक्स्ट है कि यशोधरा जो इनकी जो रचना है काव्यगत रचना, तो ये 1932 ईस्वी में आई। नेक्स्ट है द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अध्याय, काबा और करबला। ये इस्लाम जो धर्म से रिलेटेड जो रचना है। किसान क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित, कुणाल गीत और गुरु तेग बहादुर, ये जो इनकी जो खंड काव्यों के अंतर्गत इनकी जो रचनाएं आती हैं। गुरुकुल, जय भारत, युद्ध, झंकार, पृथ्वी पुत्र आदि, जो ये जो रचनाएं खंड काव्य के अंतर्गत आती हैं। और फिर इसके पश्चात इन्होंने नाटक भी लिखे। इन नाटकों में रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैष्णव, विकट भट्ट, विरहणी, वैतालिक, शक्ति और सरंधरी आदि जो इनके जो नाटक आते हैं। कौन कौन से? कि रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैष्णव, विकट भट्ट, विरहिणी, वैतालिक, शक्ति, सरंधरी आदि। इसके पश्चात इन्होंने जो दूसरी भाषा की जो रचनाएं हैं, जैसे बांग्ला और संस्कृत की जो रचनाएं हैं, तो उन रचनाओं से इन्होंने जो अनुदित जो नाटक जो लिखे, यानी कि उन नाटकों का उन्होंने अनुवाद किया। तो अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध, विरहणी वज्रांगना, और फारसी की जो इनकी जो रचनाएं रुबाइयत और उमर खय्याम, जो ये दो प्रसिद्ध इनकी जो फारसी की रचनाएं आई।
और संस्कृत आधारित जो नाटक है यानी कि भास के जो 13 नाटक है उनमें से कुछ नाटकों का इन्होंने जो संस्कृत नाटक है उनका अनुवाद किया। इसमें हम अनग जो इनका जो रचना ले लेते हैं। तो ये जो रचना अनग जो रचना है स्वप्नवासव दत्तम, स्वप्नवासव दत्तम जो संस्कृत साहित्य के जो महान जो रचनाकार है महान कवि जो भास है, तो उनके द्वारा जो रचित स्वप्नवासव दत्तम है, तो वो अनग नामक रचना इनकी जो अनुदित रचना है। नेक्स्ट है कि चरणदास, चरणदास ये प्रतिमा नाटक ये भी भास के द्वारा लिखा गया है। और तिलोत्तमा ये भी अभिषेक नाटक है जो कि भास के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार जो राष्ट्रकवि जो मैथिली शरण गुप्त है, तो उन्हें जो रसिकेंद्र और दद्दा नाम की उपाधि प्राप्त की। और इसके अतिरिक्त इन्हें जो साकेत जो रचना लिखी, और जो इनकी जो साकेत रचना 1916 और 17 में आई थी, लेकिन इसके लिए जो इनाम इन्हें दिया गया तो हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1935 ईस्वी में दिया गया और मंगला पारितोषिक 1937 ईस्वी में भी दिया गया। और ये जो इनाम था साकेत जो रचना है इसके लिए दिया गया। और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें जो इनाम दिया गया वो 1946 ईस्वी में दिया गया वाचस्पति सम्मान। इसके अतिरिक्त पद्म भूषण 1954 ईस्वी में दिया गया। तो इस प्रकार जो मैथिली शरण गुप्त है वो 78 वर्ष की आयु तक ही जिए। और इसके अतिरिक्त उन्होंने जो 1964 ईस्वी तक जो अपना जो हिंदी क्षेत्र से जो जुड़े रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो मुद्रण जो कला है उस मुद्रण मानक मुद्रण की भी स्थापना की, यानी कि जो हिंदी की जो देवनागरी है हिंदी, तो देवनागरी हिंदी के जो मानक जो मुद्रण है उसकी भी स्थापना इन्होंने की। और ये जो हिंदी साहित्य के संपर्क में रहे और कौन कौन से परिवर्तन करने चाहिए हिंदी साहित्य में, किस प्रकार जो हिंदी मानक हिंदी में परिवर्तन किए जाए, तो इन्होंने अपना जो अपूर्व योगदान दिया। तो इस प्रकार जो मैथिली शरण गुप्त है तो इनका जो साहित्य के क्षेत्र में अपूर्व योगदान है। इसके अतिरिक्त जो इन्हें एक और सम्मान दिया गया, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो स्वतंत्रता के पश्चात जब हमारा जो देश था वो अंग्रेजों की गुलामी से जब आज़ाद हो गया, तो राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के जो पहले जो राष्ट्रपति बने, तो 1962 में अभिनंदन नामक एक ग्रंथ इन्हें प्रदान किया गया, अभिनंदन, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी ने इनको दिया। तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है ऐसे समय में हुआ जब हमारा जो देश है वो स्वतंत्र नहीं था और हमारे देश पर जो ब्रिटिश आधिपत्य था, और ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत ही जो सामाजिक राजनीतिक और राजनीतिक जो परिस्थितियाँ थी वो सही नहीं थी। तो ऐसे जो वातावरण में ऐसे साहित्यकारों को किस प्रकार किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, तो इस विषय में हमने पढ़ा। तो आज हमने मैथिली शरण गुप्त के विषय में पढ़ा। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग के महान जो रचनाकारों में जिनका जो नाम आता है, इनका जो जन्म जो हुआ वो 1886 ईस्वी के आसपास हुआ और 1886 ईस्वी को हुआ 3 अगस्त को, और इनका जो निधन हुआ वो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ। तो हिंदी साहित्य में अपूर्व रूप से योगदान रहते हुए जो मैथिली शरण गुप्त है, तो वो साहित्य क्षेत्र से जुड़े। तो आज हमने मैथिली शरण गुप्त के जीवन के विषय में पढ़ा, उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ा, और इनकी जो रचनाएं थे खड़ी बोली में इनको महान प्रतिष्ठा प्रदान हुई। और इसके अतिरिक्त इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा, ब्रज भाषा के पश्चात इन्होंने ये हिंदी क्षेत्र में आए और हिंदी क्षेत्र में भी खड़ी बोली के रूप में इनका जो स्थान रहा। और इनका जो बुंदेलखंड के आसपास जो इनका जो बुंदेली जो लैंग्वेज रही, तो उसके संपर्क में भी रहे। तो आज हमने मैथिली शरण गुप्त के विषय में पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।